हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हमारे सेशन को। आज हम 29 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा, एंड तक सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। क्रेजी जी के ट्रिक को फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कीजिए। तब तक आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 जनवरी का। अजित पवार, जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, ये किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के पद पर थे? तो आप सभी को पता होगा कि कल अजित पवार जी का एक एयरक्राफ्ट क्रैश में निधन हो गया है। यह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद पर थे। महाराष्ट्र में दो डिप्टी सीएम हैं, एक है एकनाथ शिंदे और दूसरे अजित पवार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एक्चुअल में ये जो दुर्घटना हुई है, ये बारामती एयरपोर्ट के पास हुई है। पुणे डिस्ट्रिक्ट के बारामती एयरपोर्ट पर ये लैंड करने वाले थे और वहीं पर इनका जो एयरक्राफ्ट था, लियर जेट 45 एयरक्राफ्ट, है ना, ये क्रैश हो गया। महाराष्ट्र में अभी जिला परिषद इलेक्शन चलने शुरू होने वाले हैं, तो इसके कैंपेन के लिए ये बारामती जा रहे थे। तो यहीं पर इनका जो विमान है, जो एयरक्राफ्ट है, वो क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन का राज्य शोक घोषित किया है इनके निधन पर। तो अजित पवार जी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद पर थे। आपको पता है इनकी जो पार्टी है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, जिसे कहा जाता है एनसीपी अजित पवार। दो एनसीपी है, एक शरद पवार जी की भी है और यहां पर ये अजित पवार जी की है। तो एनसीपी अजित पवार के ये मेंबर थे। महाराष्ट्र के 6 बार डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं। सबसे ज्यादा बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने वाले व्यक्ति थे। बारामती असेंबली सीट से लगातार 7 बार ये इलेक्ट होकर आए हैं। तो अभी जो इनका निधन हुआ है वो भी बारामती में ही हुआ है, बारामती एयरपोर्ट के पास में। डिप्टी सीएम का इनका टेन्योर यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है। 6 बार ये डिप्टी सीएम रहे हैं। अभी जो शासन है महाराष्ट्र में वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये अभी डिप्टी सीएम के पद पर थे। अब क्योंकि एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, तो इसकी जांच के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड काम कर रहा है। यह जांच करने वाला है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। अब यहां पर इस संस्था की बात करते हैं, तो ये भारत में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह संस्था क्या करती है, देश में सीरियस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होते हैं ना, तो उनकी जांच के लिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्थापना हुई थी 2012 में। एयरक्राफ्ट रूल 2012 एक एक्ट था, इसके तहत ही यह संस्था बनाई गई है। तो यह वैधानिक निकाय है, भारत में सीरियस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और इसके डीजी के पद पर हैं, डायरेक्टर जनरल के पद पर GVG युगंधर, जो कि इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। तो यह संस्था जांच कर रही है कि एयरक्राफ्ट क्रैश कैसे हुआ, आखिरी के क्या पल रहे, कुछ खराबी आई है क्या, इन सभी मुद्दों पर यह संस्था जांच करेगी और फाइनली अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री को सौंपेगी। ठीक है। तो महाराष्ट्र के अगर हम कैपिटल की बात करें तो मुंबई कैपिटल है। सीएम के पद पर हैं देवेंद्र फडणवीस। 2 डिप्टी सीएम थे, एक का निधन हो गया है, एक और हैं हमारे एकनाथ शिंदे जी। इसके अलावा अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत ये गवर्नर हैं वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के। आगे आ जाइए। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ब्रांड फाइनेंस ब्रांड के वैल्यूएशन पर रिसर्च करने वाली एक कंसल्टिंग एजेंसी के रूप में ये काम करती है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ये एक संस्था है, रिसर्चर कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रांड फाइनेंस। इसकी रिपोर्ट है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 का। ये जो इंडेक्स आया ना, इसमें इंडिया को 32 रैंक पर रखा गया है। लास्ट ईयर 2025 में जब ये इंडेक्स आया था, तब इंडिया को 30वीं रैंक पर रखा गया था। मतलब इंडिया की 2 रैंक की गिरावट हुई है सॉफ्ट पावर इंडेक्स में। होता क्या है, इंडेक्स है किस पर आधारित, किस चीज को मेजर किया जाता है? अगर इन मुद्दों की बात करें तो पहले तो यहां समझो कि सॉफ्ट पावर होता क्या है। देखिए, किसी भी देश के द्वारा वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करना,
लेकिन जब इन्फ्लुएंस किया जा रहा है तो बिना डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी वॉर की कंडीशन के, वॉर की वार्निंग के होना चाहिए। ये कैसे होगा? इंडिया के जो डिसीजन है ना आज की तारीख में वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम किसी पर हमला नहीं कर रहे, हमारा किसी भी देश को डर नहीं है कि हम कब्जा लेंगे, हमला कर देंगे, पर फिर भी इंडिया की बात वर्ल्ड के देश सुन रहे हैं। सेम काफी देश है जिनकी बात का इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबल लेवल पर। तो दुनिया को अट्रैक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना, क्यों? अलग अलग इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जो इन्फ्लुएंस करने के आधार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अब यहां पर ये जो इंडेक्स आता है ना, इसमें क्या होता है कि 193 यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज है उनको रैंक किया जाता है और 55 अलग अलग इंडिकेटर्स को आधार बनाया जाता है। ये इंडिकेटर्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी पावरफुल है, किसी भी देश का कल्चर कितना पावरफुल है, हेल्थ सेक्टर कितना पावरफुल है, एजुकेशन कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो इस आधार पर वर्ल्ड को उसके डिसीजन कितने ज्यादा इंपैक्ट करते, कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस करते, सोचने पे मजबूर करते हैं। तो ये तो सॉफ्ट पावर समझ में आ गया और इसी के आधार पर निकाला जाता है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। एक एनुअल रिपोर्ट है, दुनिया के कौन से देश इमेज और इफेक्ट के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिनके डिसीजन का इफेक्ट पड़ता हो वर्ल्ड पर। सॉफ्ट पावर समझ में आया? तो ब्रांड फाइनेंस नाम की संस्था इस इंडेक्स को जारी करती है हर साल। अभी 2026 का इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें पहले नंबर पर रखा गया है यूएसए को सॉफ्ट पावर इंडेक्स में, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है जापान। इंडिया की रैंक रखी गई है 32। लास्ट ईयर 30 रैंक थी जो आखिरी इंडेक्स आया था, तो 2 रैंक की हमारी गिरावट हुई है। आपको पता है जो स्कोर है ना उसमें चेंजेस केवल चाइना के स्कोर में आया है 0. चेंजेस तो काफी देशों के स्कोर में आया है, लेकिन इंक्रीज केवल एक देश का स्कोर हुआ है और वो है चाइना। 0.7 है ना, ये एक स्कोर है जो चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है चाइना में, प्लस हुआ है, ऐड हुआ है। दूसरे देशों में वो डिक्रीज ही हुआ है। तो इंडिया की रैंक याद रखिए, ये तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट था जो मैंने आपको बताया। रैंक देखें ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में तो यूएसए पहले नंबर पर, चाइना सेकंड, थर्ड पर है जापान और इंडिया की रैंक है 32। ब्रांड फाइनेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि संस्था क्या करती है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर यूके के लंदन में देखने को मिलता है। इजी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए काफी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने जीएस के टॉपिक तो सारे पढ़े होते हैं, लेकिन क्या होता है जब एग्जाम देने जाते हैं ना तो उनके फिर भी आते साते जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी उनसे गलत हो जाते हैं। उसका एक कारण है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। तो आप 1000 क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, यहां पर आपको 1000 एमसीक्यूज मिल जाएंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इनको ज्वाइन कीजिए, इनको लगाइए, आपको काफी फायदा देगा और एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन है वो सही होने की संभावनाओं को इंक्रीज करेगा। तो इंडिविजुअल कोर्स आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको तीनों की लिंक दे दी है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, आप जो भी ज्वाइन करना चाहें जिसमें भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तीनों की, वहां से आप अवेल कीजिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आपको इंक्वायरी नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम को वो आपकी मदद कर देगी। ओके, तो एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिएगा, यहां तो आप लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए क्योंकि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आगे चलिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को बजट सत्र की शुरुआत के समय संबोधित किया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार दिया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बजट सत्र शुरू हो गया है, बजट आने वाला है 2026 का। तो बजट सत्र जब शुरू हुआ ना तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को, जॉइंट सिटिंग को संबोधित किया है। प्रेसिडेंट का ये जो पावर है ना ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 87 में उल्लेखित है। बाद में बात करेंगे कि आर्टिकल 87 क्या कहता है, प्रॉपर उसकी डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन अभी आप ये याद कर लीजिए कि जॉइंट सिटिंग को संबोधित करने का प्रेसिडेंट का जो अधिकार है वो आर्टिकल 87 में उल्लेखित है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बजट सेशन 2026 के पहले दिन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को संबोधित किया है।
एक्चुअल में क्या ये जो जॉइंट सेशन को संबोधित करने का प्रेसिडेंट का जो अधिकार है ना आर्टिकल 87 में, उसके तहत प्रेसिडेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उनकी उपलब्धियों को बताते हैं और इसके अलावा जो फ्यूचर प्लान होते हैं गवर्नमेंट के उनके बारे में जो जॉइंट सेटिंग होती है, संयुक्त अधिवेशन होता है, उनमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो अभी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो जानकारी दी गई, काफी सारी जानकारी है, कुछ की पॉइंट्स यहां पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी ने बताया है कि सरकार की इफेक्टिव पॉलिसीज और जो इनिशिएटिव है, इसके कारण फूड क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है भारत में रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिला है, लगातार बढ़ रहा है। और इसके अलावा इस डिकेड के एंड तक हम 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य भी 2030 तक प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ की पॉइंट्स बताए हैं, गवर्नमेंट की उपलब्धियां बताई है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ये जो सेशन शुरू हुआ, ये बजट सेशन है 2026 का, ठीक है, साल का पहला सेशन बजट सेशन ही शुरू होता है। तो ये बजट सेशन शुरू हुआ है 28 जनवरी 2026 से, 2 फेज में होगा, 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और फिर होगा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक, ठीक है। 1 फरवरी को बजट आने वाला है संडे के दिन, तो हम बजट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी आपको मिल जाएगा संडे के दिन बजट का, वो आप देख लीजिएगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी जो बजट जारी करेंगे जो वो कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर करती है, तो ये है निर्मला सीतारमन। लगातार 9वीं बार रिकॉर्ड है ना, भारत की पहली फाइनेंस मिनिस्टर जो कि लगातार 9 बार बजट को पेश करने वाली है, यह है निर्मला सीतारमन जी, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर। डन। तो इनके द्वारा बजट को अनाउंस किया जाएगा। आर्टिकल 87 ये स्पेशल एड्रेस का पावर देता है प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग का। प्रेसिडेंट को यह अधिकार देता है कि वे प्रत्येक सामान्य चुनाव के बाद, जो जनरल इलेक्शन होते हैं ना, जिनको हम आम चुनाव कहते हैं, जैसे 2024 में हुआ था, अब 2029 में होगा, लोकसभा के इलेक्शन आम चुनाव होते हैं। तो हर आम चुनाव के बाद और हर साल जो पहला सेशन होगा, बजट सत्र ही होता है पहला, तो हर साल बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग है उनको संबोधित करते हैं प्रेसिडेंट। ये पावर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 87 में दिया गया है। ओके, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो उनकी उपलब्धि है, जो फ्यूचर प्लान है, उनकी जानकारी दी जाती है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसी आर्टिकल के तहत द्रौपदी मुर्मू जी ने पार्लियामेंट की जो जॉइंट सिटिंग है उसको एड्रेस किया है हाल ही में। आर्टिकल 87 का यह पावर है। किस देश की पार्लियामेंट ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास किया है, यह है फ्रांस, यूरोपीय देश। और इसके बाद अब फ्रांस वर्ल्ड का दूसरा देश बन जाएगा जो कि जो माइनर्स है ना, 16 साल या 15 साल से कम उम्र के, उन पर बाउंडेशन लगा रहे हैं कि वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते। फ्रांस ऐसा दूसरा देश बनने वाला है। पहला ऐसा देश ऑस्ट्रेलिया है जिसने 2024 में एक बिल पास किया था जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे ना, उन पर सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाया गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो वो वर्ल्ड का पहला देश है। अब ऐसा दूसरा देश बनने वाला है फ्रांस। हालांकि इसने एज लिमिट रखी है 15 साल। 15 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन पर बैन लगाने वाला है फ्रांस। तो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है, वहां की जो पार्लियामेंट है, उसके लोअर हाउस में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज पर बैन लगाने वाला बिल पास किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन को कम करना। सबसे पहली चीज, दिन भर मोबाइल चला रहे हैं बच्चे, रील्स देखे जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ क्राइसिस से बच्चों को बचाना, क्योंकि अगर टीवी और रील्स ही देखे जा रहे हैं तो माइंड काफी डिस्टर्ब होता है। आप भी कभी अगर चलाते होंगे, पता है मुझे, चलाते ही होंगे, 2-4 घंटे तो यूं खत्म हो जाते रील्स देखते देखते। तो आप खुद नोटिस करना, 1-1.5 घंटे बाद आपको मतलब ऐसा फील होने लगेगा, एंजाइटी फील होने लगेगी, आपको डिप्रेस्ड फील होने लगेगा। तो ये सब क्या, मेंटल हेल्थ क्राइसिस का ही एक पार्ट आप इसको मान सकते हो। इसके अलावा इस कानून को 2026 में एकेडमिक सीजन जो आएगा, तो नए यूजर जो नए अकाउंट है उन पर लागू करने की योजना है। अब कंपनीज को भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जो सोशल मीडिया कंपनीज है, कि भैया यूजर की रियल एज वेरीफाई करनी होगी उनको। और इसके अलावा जो
इन एलिजिबल अकाउंट है उनको 2026 के एंड तक डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, जो 15 साल से कम उम्र के हैं और वो चला रहे हैं, तो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। और जो इंप्लीमेंटेशन है वो यूरोपीय यूनियन के लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ये पहले कर चुका है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब सेकेंड ऐसा देश बना है कौन? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस यूरोपीय देश है। इसके अगर हम कैपिटल देखें तो पेरिस है, सीन नदी के तट पर। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, काफी सुर्खियों में रहते हैं। और यहां के पीएम है सेबेस्टियन लेकॉर्नू, यहां के पीएम के पद पर हैं। फ्रांस की अगर हम बाउंड्री देखें तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग इधर से आते हैं, तो जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पूर्व में इटली, और पश्चिम में आते हैं तो स्पेन, और एक छोटा सा एरिया एंडोरा का यहां पर टच होता है। तो ये सारे देश हैं जो कि फ्रांस से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, दक्षिण में आते हैं फ्रांस के तो मेडिटेरियन सी है, और अगर उत्तर में आएंगे तो उत्तरी अटलांटिक सी से फ्रांस अपनी बाउंड्री शेयर करता है। राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला 2025 के अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो क्या है ये एक अवार्ड है, जीवन रक्षा पदक अवार्ड सीरीज 2025। 3 तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं इस सीरीज में। हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कुल 30 व्यक्तियों को ऑल ओवर मिलाकर इस सीरीज के अवार्ड दिए हैं। मतलब तीनों अलग अलग कैटेगरी के मिला के 30 अवार्ड इसके तहत दिए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं कि सम्मानित किया जाएगा 30 लोगों को। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जीवन रक्षा पदक अवार्ड सीरीज 2025 से 30 व्यक्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की है। 30 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिए जाएंगे। देखिए 3 तरीके के जो अवार्ड है, एक है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, ये 6 लोगों को दिया जाएगा। फिर उसके नीचे आता है उत्तम जीवन रक्षा पदक, ये भी 6 लोगों को दिया जाएगा। और फिर जीवन रक्षा पदक उसके नीचे आता है तीसरे नंबर पर, जो कि 18 लोगों को दिया जाने वाला है। तो इस तरीके से टोटल 30 लोगों को ये अवार्ड दिए जाएंगे सीरीज के तीनों कैटेगरी के, और 6 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट ने 30 लोगों को यह अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। अवार्ड दिया क्यों जाता है? ये जो पुरस्कार है ना, ऐसे किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने किसी और व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए योगदान दिया हो किसी भी तरीके से। जैसे कोई डूब रहा है उसको बचाने के लिए, है ना, कोई आग में जल रहा है या आग लग गई है तो लोगों को वहां से निकालने के लिए काम किया हो। तो ऐसे दूसरे व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए अगर किसी ने काम किया हो तो यह अवार्ड दिया जा सकता है। यह लाइफ सेविंग गैलेंट्री अवार्ड सीरीज है ना, जीवन बचाने के लिए गैलेंट्री अवार्ड कैटेगरी में आता है। 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी और भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। जैसे कोई डूब रहा है तो उसको बचा लिया, फायर एक्सीडेंट हो रहा है तो लोगों को बचाने में किसी ने काम किया हो, रोड एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिसिटी शॉक से किसी को बचा लिया, माइन से किसी को रेस्क्यू करवा लिया, है ना, और नेचुरल डिजास्टर, बाढ़ आ गई और वहां से किसी को रेस्क्यू किया है। तो अगर ऐसा कोई भी काम कर रहा है देश हित में तो उसको यह अवार्ड दिया जा सकता है। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती कब मनाई गई है? तो लाला लाजपत राय, है ना, भारत के बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर, इनकी जयंती मनाई जाती है 28 जनवरी को, 28 जनवरी। और इस बार 2026 में लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती को सेलिब्रेट किया गया है। ओके, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में लाठियों की चोट से अंग्रेजों ने इन पर लाठियां बरसाई थी, जिनसे इनका निधन हो गया था 1928 में। तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है और इस बार 161वीं जयंती है लाला लाजपत राय जी की। पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब के नाम से इनको पुकारा जाता है। अगर हम इतिहास में लाला लाजपत राय को देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिसार शाखा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है इनको। काफी न्यूज़पेपर इनके द्वारा निकाले गए हैं, आर्य समाज के सदस्य भी रहे हैं ये। इसके अलावा आर्य गजट, पीपल्स और वंदे मातरम ये न्यूज़पेपर के संपादक थे लाला लाजपत राय। 1921 में सर्वेंट ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की स्थापना करने का इनको श्रेय दिया जाता है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काम करती थी, है ना, जो भेदभाव किया जाता है समाज में उसके खिलाफ और अनटचेबिलिटी या जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ ये संस्था आवाज उठाती थी। फाइनली 1928 में मैंने आपको बताया साइमन कमीशन
के विरोध में, ये लाहौर में विरोध कर रहे थे और इन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। और उस वक्त इनका एक बहुत ही फेमस कोट था कि मेरे ऊपर किया गया लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। ये जो स्टेटमेंट है वो लाला लाजपत राय जी का है, फ्रीडम फाइटर। तो 28 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। 28 जनवरी को ही के एम करियप्पा की भी जयंती मनाई जाती है और 29 जनवरी आज इंडियन न्यूज़पेपर डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसको हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, अभी मैंने आपको नोट में यहां पर शॉर्ट में बता दिया। आगे आइए, विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 इसे हाल ही में अनाउंस किया गया है और विली फाउंडेशन नाम का एक संस्थान है, वो ये अवार्ड देता है। आगे हम बात करेंगे। ये जीतने वाले पहले इंडियन बने हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। आंसर सी। WHO के पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं, है ना, WHO ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व कर्मचारी, इंडियन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीता है और इस अवार्ड को जीतने वाले पहले इंडियन बने हैं। एक कैटेगरी है इंपैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया, इस कैटेगरी में इनको सम्मानित किया गया है। 2025 में काफी सारे नॉमिनेशन बुलाए गए थे, 2000 प्लस ग्लोबल नॉमिनेशन आए थे। वर्ल्ड में 5 लोगों को चुना गया है इस अवार्ड के लिए। इनमें से एक है इंडियन, भारत के डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, पहले और एकमात्र भारतीय जिनको दिया गया विली रिसर्च हीरोज प्राइज। अवार्ड क्या है, क्यों दिया जाता है? तो एक ग्लोबल रिसर्च अवार्ड है, ऐसे किसी रिसर्चर को दिया जाता है जिनकी रिसर्च ने, जिनके इनोवेशन ने मानवता के लिए काम किया हो, मानवता पर बहुत ही शानदार इंपैक्ट डाला हो, है ना। किसी मानवता के भले के लिए अगर कोई रिसर्च और इनोवेशन हुआ है तो उनको यह अवार्ड दिया जा सकता है। एक जॉन विली एंड सन्स, जिसे विली फाउंडेशन कहा जाता है, उसके द्वारा यह अवार्ड दिए जाते हैं। अब विली फाउंडेशन एक इंटरनेशनल एकेडमिक पब्लिशिंग कंपनी है। यह वर्ल्ड में रिसर्च जर्नल्स, बुक्स, पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए काम करती है और इसी क्षेत्र में विली रिसर्च हीरोज प्राइज भी प्रदान करती है। पहली बार जिस इंडियन को मिला ये हो जाते हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। ओके, भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट का इनॉग्रेशन कहां किया गया है? देखिए, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट इंडिया की पहली, इसका इनॉग्रेशन किया गया ओडिशा में। ओडिशा के सीएम कौन है? ओडिशा के सीएम है मोहन चरण मांझी वर्तमान में। इन्होंने संबलपुर, जो कि ओडिशा में आता है, यहां पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आदित्य एल्यूमिनियम प्लांट, जो कि ओडिशा में, यहां पर भारत की पहली FRP एल्यूमिनियम यूनिट का इनॉग्रेशन किया है, जिसकी टोटल लागत आई है 5000 करोड़ रुपए। है क्या? इंडिया की पहली है, ओके, FRP एल्यूमिनियम यूनिट है, ओके, पर है क्या? FRP क्या होता है? FRP देखें ना, ये होता है फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट। क्या होता है कि एल्यूमिनियम को रोल करके उसकी रोलिंग की प्रोसेस से शीट बनाई जाती है, फॉइल पेपर बनाया जाता है, प्लेट्स बनाई जाती है। अलग अलग चीजों में इनका यूज होता है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल पैकेजिंग में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में होता है, काफी सारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में होता है। तो इनके लिए FRP एल्यूमिनियम की जरूरत होती है, जिसे कहा जाता है फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम। तो इसका प्लांट है इंडिया का पहला, जिसका इनॉग्रेशन किया गया है ओडिशा में। इंडिया में सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर की बात करें ना, तो ये ओडिशा ही है, सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है इंडिया में, जहां जो बॉक्साइट है उसकी भी भंडार बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर FRP एल्यूमिनियम प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया, जो कि पहला, इंडिया का पहला है। कहां पर? ओडिशा राज्य में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहां के सीएम के पद पर हैं मोहन चरण मांझी, गवर्नर है कम्ममपति हरि बाबू। ओडिशा में विधानसभा सीटों की संख्या है 147, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और लोकसभा की सीटें हैं 21 ओडिशा में। ये बेसिक फैक्ट है ओडिशा के। नागोबा जात्रा त्योहार भारत में कहां मनाया जाता है?
नागोबा जात्रा फेस्टिवल। यह तेलंगाना के कैसलापुर क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक ट्राइबल फेस्टिवल है। गोंड जनजाति के लोग स्पेशली इस त्योहार को मनाते हैं। गोंड के जो मैसराम कबीला होता है, जो कि तेलंगाना में निवास करता है स्पेशली, तो गोंड के मैसराम कबीले के द्वारा नगोबा जात्रा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल ये जो फेस्टिवल है 8 दिन तक चलता है और जनवरी के एंड में या फरवरी की शुरुआत में मनाया जाता है। तो अभी यह जनवरी मंथ में मनाया गया नगोबा जात्रा फेस्टिवल, 8 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, काफी सारे जो गोंड जनजाति के जो लोग हैं ना, वो इस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए शामिल होते हैं। सर्प देवता है नगोबा, नागोबा, जो कि गोंड जनजाति के सर्प देवता माने जाते हैं। इनको समर्पित करते हुए 8 दिन ये फेस्टिवल चलता है। प्रकृति और ह्यूमन के बीच का जो रिलेशन है उसको मजबूत करना, गोंड समाज की ट्रेडिशन को, उनका जो कल्चर है उसको प्रमोट करना, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नगोबा जात्रा फेस्टिवल। गोंड जनजाति के जो मैसराम कबीला है स्पेशली तेलंगाना में, यह इस फेस्टिवल को मनाता है जनवरी मंथ में। कितने दिन चलता है? 8 दिन। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इंडिया के मध्य में अधिकतर राज्यों में इनका निवास देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, हर जगह ये जनजाति नॉर्मली निवास करती है। गोंडी जो है ना, इनकी लैंग्वेज, उसी के नाम पर इनका नाम पड़ा है गोंड जनजाति। और गोंडी लैंग्वेज तेलुगु लैंग्वेज से निकली हुई है। तेलुगु लैंग्वेज, क्योंकि इनका जो उद्गम है ना दक्षिण भारत में तेलुगु से ही देखने को मिलता है, यहीं से इनका ओरिजिन माना जाता है। तो गोंडी लैंग्वेज भी तेलुगु लैंग्वेज से ही संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन, अरिजीत सिंह ने पार्श्व गायन से संन्यास की घोषणा की है। अरिजीत सिंह को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो अरिजीत सिंह, आप सभी को पता है, न्यूज तो आपने देख ली होगी, है ना। काफी हार्ड मूवमेंट है क्योंकि काफी अच्छे सॉन्ग्स हैं इनके। तो अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा की है। हो सकता है इन फ्यूचर रिवर्स हो जाए, लेकिन अभी के लिए प्लेबैक सिंगिंग से इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। अरिजीत सिंह को लास्ट ईयर ही 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अरिजीत सिंह, है ना, पद्मश्री दिया गया था 2025 में। इनका जो जन्म हुआ है वेस्ट बंगाल में हुआ है, वेस्ट बंगाल से आते हैं अरिजीत सिंह। पहली बार इनका जो करियर स्टार्ट हुआ था वो एक रियलिटी शो से हुआ था। आगे चलकर इनको 2 नेशनल अवार्ड भी मिले हैं प्लेबैक सिंगिंग में। 2018 में बिनते दिल नाम का एक सॉन्ग था और 2022 में केसरिया सॉन्ग के लिए इनको नेशनल अवार्ड दिया जा चुका है। और फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको 8 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए दिया जा चुका है। तो अरिजीत सिंह सिंगर हैं, इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा की है। अब यहां पर प्लेबैक सिंगिंग क्या होती है, एक और वर्ड आता है ना। पार्श्व गायन क्या है? तो क्या होता है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कोई भी गाना आ रहा है, एक्टर गाना गा रहे हैं, एक्चुअल में वो एक्टर की आवाज तो है नहीं, उनके पीछे किसी और का गाना चल रहा है, तो वो जो पीछे गाना गाने वाला है वो है प्लेबैक सिंगर। और हमको ऐसा लगता है कि जो एक्टर या एक्ट्रेस है वो गाना गा रहे हैं मूवी में। आया समझ में? तो इस तरीके से प्लेबैक सिंगिंग, आई होप समझ पाए होंगे। तो ये 29 जनवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बने शेख जोहान बिन हमद अल थानी। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल में कलिंगा लॉन्सर्स ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? तो इन्होंने रांची रॉयल्स को हराकर खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है केरला स्टेट से। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। ये किस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं? तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कितनी राशि तक मुफ्त इलाज मिलेगा? तो यह 10 लाख रुपए की राशि है। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता साइन किया गया है। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 1993 में। नेशनल ज्योग्राफिक डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है 27 जनवरी। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक व्यंजन योजना का शुभारंभ किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने।
पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है? तो यह किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और ऑपरेशन मेगाबुरु के कारण सारंडा वन चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? तो यह देखने को मिलेगा भारत के झारखंड राज्य में। ये सारे करंट अफेयर लास्ट सेशन के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का हम एक बार आंसर ले लेते हैं। तो अमायरा खोसला किस खेल से संबंधित है? यह हमारा क्वेश्चन था कल का। क्लाइंबिंग से संबंधित है। यूरोजोन का 21वां मेंबर बुल्गारिया बना था। और अभिनव बिंद्रा को पद्म भूषण दिया गया था 2009 में। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखें। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? हमने डिस्कस किया है जनवरी में ही इसको। विश्व बौद्धिक फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? और नवा अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तीनों क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एप्लीकेशन को चेकआउट करो, ठीक है। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ ले लेना, जिस भी डे की चाहिए सब मिल जाएगी। मॉक टेस्ट जिस भी डे का लगाना है सब मिल जाएंगे, तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।